एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसका 16 साल का बेटा अर्जुन रहते थे। रघुनाथ को केवल खेती करना आता था। उसने जिंदगी में कभी कोई दूसरा काम नहीं सीखा था। लेकिन पिछले 2 साल से बारिश सही समय पर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसके खेत में फसल ठीक से नहीं उग पाती थी। घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। सुनिए जी, आज घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सीमा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर करूंगा। इतना कहकर रघुनाथ घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए वो आसमान की ओर देखकर भगवान से बात करने लगता है। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। मैं और सीमा तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा अर्जुन, उसने अभी दुनिया देखनी भी शुरू नहीं की। मुझे तो बस खेती करना आता है, और उसमें भी बारिश साथ नहीं दे रही। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, गांव के साहूकार से कर्ज लेना। सूरजपुर गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था धर्मपाल सेठ। वो बहुत चालाक और लालची इंसान था। गांव के लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देकर उनकी जमीन हड़पना ही उसका काम था। अरे रघुनाथ भाई, आओ आओ, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सेठ जी, समय बहुत खराब चल रहा है। बारिश ना होने से पूरी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए, इसलिए थोड़े पैसे उधार चाहिए। अरे इसमें क्या बात है। ऐसे समय में अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बताओ, कितने पैसे चाहिए? बस 1500 रुपये दे दीजिए। ये सुनकर धर्मपाल मन ही मन हंसने लगा। अरे मूर्ख, इतना कम पैसा लेगा तो मैं कमाऊंगा कैसे? इसे ज्यादा कर्ज लेना ही पड़ेगा। अरे रघुनाथ भाई, इतना कम क्यों ले रहे हो? कम से कम 10,000 रुपए ले लो, क्या पता कब तक बारिश ना हो। रघुनाथ सोच में पड़ गया। शायद सेठ सही कह रहा है, कौन जाने कब हालात सुधरेंगे। चलो 10,000 ले लेता हूँ। ठीक है सेठ जी, लेकिन ब्याज कितना लगेगा? देखो, 10,000 पर 10% महीने का ब्याज। लेकिन तुम अपने आदमी हो, इसलिए 8% दे देना। ये सुनकर रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। 8% महीना, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर पैसे नहीं लिए तो घर में खाना भी नहीं होगा। ठीक है सेठ जी, दे दीजिए। रघुनाथ 10,000 रुपए लेकर बाजार जाता है। वो घर के लिए राशन खरीदता है और अपने बेटे अर्जुन के लिए उसकी पसंद की मिठाई भी। अरे इतना सारा सामान, पैसे कहाँ से आए? सीमा, मुझे पता है तुम नाराज हो जाओगी, लेकिन मैंने साहूकार से कर्ज लिया है। कितना? 10,000। क्या? वो बहुत चालाक आदमी है। समय पर पैसे ना देने पर लोगों की जमीन तक ले लेता है। चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। सीमा रसोई में चली जाती है। उस दिन उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया और अर्जुन की पसंदीदा खीर भी। वाह माँ, आज तो पूरा दावत है। खाओ बेटा, आज बहुत दिनों बाद अच्छा खाना बना है। पापा, आज मेरा दोस्त रोहन मुझे अपने घर बुला रहा है। वो कह रहा था कि उसके पापा मुझसे मिलना चाहते हैं। ठीक है बेटा, सावधानी से जाना। जी पापा। अर्जुन घर से निकल जाता है। रास्ते में वो मंदिर के पास रुकता है। हे भगवान, मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर में परेशानी खत्म नहीं होती। कृपया कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने माता पिता की मदद कर सकूं। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपने दोस्त रोहन के घर पहुंचता है। रोहन का घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। अरे अर्जुन, आ गया तू? चल अंदर, पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोहन के पिता का नाम था विक्रम मल्होत्रा। वो शहर में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और डिजिटल फार्मिंग का बड़ा व्यवसाय चलाते थे। आओ बेटा अर्जुन, कैसे हो? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ। रोहन ने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत मेहनती किसान हैं, लेकिन गांव में सुविधाएं कम हैं। जी अंकल, हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही दाम नहीं मिलते।
विक्रम जी अर्जुन को ध्यान से देखने लगे। अर्जुन, अगर मैं तुम्हें आधुनिक खेती और डिजिटल मार्केट के बारे में सिखाऊं, तो क्या तुम सीखना चाहोगे? जी अंकल, मैं जरूर सीखना चाहूंगा। तो कल से स्कूल के बाद यहाँ आना। मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाऊंगा, डिजिटल खेती की दुनिया। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये डिजिटल खेती क्या होती है, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसे लग रहा था कि शायद यही वो रास्ता है जिससे वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। उस दिन के बाद अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसे लग रहा था कि शायद अब भगवान ने उसके परिवार की मदद के लिए कोई रास्ता भेज दिया है, लेकिन उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि डिजिटल खेती आखिर होती क्या है। उस रात वो देर तक जागता रहा। अर्जुन चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार छत की तरफ देखते हुए सोच रहा था, अगर सच में कोई ऐसा तरीका हो जिससे किसान बिना बिचौलियों के अपनी फसल बेच सकें, तो पिताजी की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। भगवान, अगर ये रास्ता सही है तो मुझे जरूर दिखाइए। सुनिए जी, आज अर्जुन कुछ परेशान लग रहा है। देखिए ना, कब से करवट बदल रहा है। हाँ सीमा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो उससे पूछते हैं। रघुनाथ और सीमा दोनों अर्जुन के पास जाते हैं। अरे बेटा अर्जुन, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं पिताजी, बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो बेटा, हमें भी बता। माँ, अगर एक दिन हमारा भी बड़ा सा घर हो और पिताजी को इतनी मेहनत न करनी पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? अरे पगले, हम तो बहुत खुश होंगे। हाँ बेटा, लेकिन ये सब सपनों में ही अच्छा लगता है। नहीं माँ, एक दिन ये सच होगा, मैं आपको वादा करता हूँ। रघुनाथ और सीमा मुस्कुराते हुए सोने चले जाते हैं, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब एक सपना था। अगले दिन स्कूल खत्म होते ही अर्जुन सीधा रोहन के घर पहुंच गया। उसके हाथ में एक कॉपी और पेन था। आज वो पूरी तैयारी के साथ आया था। दरवाजे पर रोहन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अरे अर्जुन, तेरा चेहरा देख के लग रहा है आज तू पढ़ाई करने आया है। बिल्कुल, आज मुझे सब कुछ सीखना है। तो चल, पापा ऊपर वाले कमरे में इंतजार कर रहे हैं। दोनों ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। कमरे में एक बड़ा कंप्यूटर, लैपटॉप और कई स्क्रीन लगी हुई थीं। लेकिन इस बार स्क्रीन पर शेयर मार्केट नहीं, बल्कि खेतों के डिजिटल नक्शे, मिट्टी की रिपोर्ट और ऑनलाइन मार्केट के डैशबोर्ड दिख रहे थे। अंकल, ये सब क्या है? बेटा, ये है डिजिटल एग्रीकल्चर कंट्रोल सिस्टम। आजकल खेती सिर्फ खेत में हल चलाने से नहीं होती, अब खेती डेटा और टेक्नोलॉजी से भी होती है। मैं समझा नहीं अंकल। देखो बेटा, आज के समय में खेती में 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: ज्ञान, तकनीक और बाजार तक सीधी पहुंच। पापा, क्या हम भी सीख सकते हैं? क्यों नहीं? लेकिन पहले मैं तुम्हें 3 नियम बताता हूं। किसी भी किसान को सफल बनने के लिए 3 बातें जरूरी हैं: अनुशासन, लगातार मेहनत, सही समय पर सही निर्णय। अंकल, ये तो बिल्कुल पढ़ाई जैसा है। बिल्कुल, खेती भी एक विज्ञान है। विक्रम जी ने कंप्यूटर पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खोला। ये देखो, ये एक ऑनलाइन कृषि बाजार प्लेटफॉर्म है। यहाँ किसान अपनी फसल सीधे शहर के ग्राहकों को बेच सकते हैं। मतलब बीच में कोई व्यापारी भी? बिल्कुल, सीधा किसान से ग्राहक। पापा, तो किसान ज्यादा पैसा कमा सकता है? हाँ बेटा, और यही भविष्य की खेती है। उस दिन विक्रम जी ने अर्जुन और रोहन को कई चीजें सिखाई। मिट्टी की जांच, ड्रिप इरिगेशन, ग्रीन हाउस खेती, ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम, डिजिटल पेमेंट। अर्जुन को ये सब बहुत अद्भुत लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे एक नई दुनिया उसके सामने खुल गई हो। अगर मैं ये सब सीख गया तो मैं अपने गांव के किसानों की जिंदगी बदल सकता हूँ। अगले 40 दिनों तक अर्जुन रोज विक्रम जी से सीखता रहा। अब उसे आधुनिक खेती के बारे में काफी ज्ञान हो चुका था। अर्जुन अपने पिता के साथ खेत में खड़ा था। पिताजी, अगर हम यहाँ ड्रिप इरिगेशन लगाएं और सब्जियों की आधुनिक खेती करें तो हमारी फसल ज्यादा होगी। लेकिन बेटा, इसके लिए पैसे चाहिए। पिताजी, मैंने सब सोच लिया है। अर्जुन ने अपने दोस्त रोहन और उसके पिता विक्रम से मदद मांगी। अर्जुन, तुम्हारा इरादा नेक है,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी होगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा अंके। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन के खेत में कई बदलाव होने लगे। ड्रिप इरिगेशन लग गया, नई सब्जियों की खेती शुरू हुई, एक छोटा ग्रीन हाउस बन गया और सबसे खास अर्जुन ने अपनी फसल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर दिया। कुछ ही दिनों में शहर से ऑर्डर आने लगे। लोग सीधे अर्जुन के खेत से सब्जियां खरीदने लगे। पिताजी देखिए, आज 50 ऑर्डर आए हैं। इतने सारे? हाँ पिताजी, अब हमारी फसल शहर में बिकेगी। कुछ ही महीनों में अर्जुन की कमाई कई गुना बढ़ गई और एक दिन वही साहूकार धर्मपाल सेठ पैसे मांगने घर आ गया। अरे रघुनाथ, अब तो 1.5 साल हो गए, पैसा कब दोगे? तभी अर्जुन घर से बाहर आता है। सेठ जी, आपके कितने पैसे हुए हैं? ब्याज सहित करीब 10,800। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर दीजिए। अर्जुन तुरंत मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर देता है। मैसेज आते ही साहूकार चौंक जाता है। ये पैसे कहाँ से आ गए? मेहनत से और दिमाग से। अब रघुनाथ को समझ में आ चुका था, उसका बेटा सिर्फ किसान नहीं बल्कि नई सोच वाला किसान बन चुका था।